क्लास 11 में लास्ट वीडियो में हमने शुरू किया था चैप्टर 4 मोशन इन ए प्लेन, जिसमें हमने उसका पार्ट 1 डिस्कस कर लिया था। और पार्ट 1 में हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था लॉज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, जिसमें हमने वेक्टर को ऐड करने के लिए दो लॉज डिस्कस किए थे, जिसमें से पहला लॉ था ट्रायंगल लॉ और जो दूसरा लॉ था पैरेललोग्राम लॉ। आज की इस वीडियो में हम उसके आगे से शुरू करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर 4 का नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, अगर बात करें वेक्टर की, तो वेक्टर जो है एक ऐसी क्वांटिटी होती है वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड होता है और इसमें डायरेक्शन होती है, और ये जो है वेक्टर से रिलेटेड लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो करती है, जिसमें टू लॉज होते हैं। जिसमें फर्स्ट लॉ है ट्रायंगल लॉ और सेकेंड लॉ है पैरेललोग्राम लॉ। ये टू लॉज हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। मतलब अगर हमारे पास कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर होने के लिए उसमें तीन चीजें होनी चाहिए, उसमें मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए और वो लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो करनी चाहिए। अब क्योंकि वेक्टर्स क्वांटिटी में डायरेक्शन होती है, तो इनकी डायरेक्शन को डिनोट करते हैं एक एरो से। तो ये जो एरो होती है ये वेक्टर्स की डायरेक्शन को शो करती है। इस एरो की जो नोक होती है, मींस जो आगे वाला पॉइंट होता है इसका वर्टेक्स, इसको कहते हैं हेड, जो ये बताता है कि वेक्टर किस डायरेक्शन में है। जो इसका बैकवर्ड पॉइंट होता है इसको कहते हैं टेल, और इस एरो की जो लेंथ होती है इसे कहते हैं मैग्नीट्यूड। तो अगर हमारे पास कोई वेक्टर है, वेक्टर ए, तो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड, उसको डिनोट करते हैं मोड ऑफ वेक्टर ए से, या इसको हम सिंपल ए भी लिख सकते हैं। ए मैग्नीट्यूड होता है लेंथ ऑफ वेक्टर, वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की ये मिनिमम डिस्टेंस है, इसे कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। और अगर कोई वेक्टर ए है तो उसका मैग्नीट्यूड को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं मोड ऑफ वेक्टर ए, या सिंपल इसको ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर हमारे पास कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कम है और एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए से ज्यादा है, तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मोड ऑफ वेक्टर बी, और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मोड ऑफ वेक्टर ए। क्योंकि बी का मैग्नीट्यूड ए के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है, इसलिए मोड ऑफ वेक्टर बी ग्रेटर देन होगा मोड ऑफ वेक्टर ए। मतलब इस एरो की जो लेंथ होती है ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में जो वेक्टर का फर्स्ट टाइप होता है उसे कहते हैं पैरेलल वेक्टर। तो क्या होते हैं पैरेलल वेक्टर? पैरेलल वेक्टर्स वो सभी वेक्टर्स होते हैं जो एक ही डायरेक्शन में होते हैं और एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। मतलब वो सभी वेक्टर्स जो एक ही डायरेक्शन में होते हैं उन्हें कहते हैं पैरेलल वेक्टर्स। जैसे कि कौन कौन से वेक्टर्स पैरेलल होंगे, मान लेते हैं हमारे पास कोई दो वेक्टर हैं ए और बी, और ये दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं। इनका मैग्नीट्यूड कम या ज्यादा कुछ भी हो सकता है, बस इनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो। मान लेते हैं कि एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में है। यह है वेक्टर ए और यह है वेक्टर बी। क्योंकि ए और बी दोनों एक ही डायरेक्शन में है इसलिए ये कहलाते हैं पैरेलल वेक्टर्स। और अगर कोई दो वेक्टर पैरेलल है तो लिखते हैं वेक्टर ए पैरेलल वेक्टर बी। ये दोनों वेक्टर पैरेलल वेक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर टू होता है एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर, तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे सभी वेक्टर्स जो एक दूसरे के पैरेलल तो होते हैं लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं, तो वो कहलाते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो देख लेते हैं, हमारे पास मान लेते हैं कोई दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर है ए और एक दूसरा वेक्टर है बी। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के पैरेलल हैं लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है। ठीक उसी तरह से मान लेते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर है वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के पैरेलल तो हैं लेकिन डायरेक्शन में ठीक अपोजिट है,
एक आगे की तरफ है तो एक पीछे की तरफ है, तो ऐसे सभी वेक्टर्स कहलाते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो ये ए और बी जो वेक्टर्स हैं यहाँ पर एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं। क्लियर? नेक्स्ट नंबर 3। नंबर 3 होता है परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स क्या होंगे? परपेंडिकुलर वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, मींस एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं। मान लेते हैं कि एक वेक्टर है वेक्टर ए और एक दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी। तो जो वेक्टर ए और बी है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इस डायरेक्शन में है तो दूसरा वाला इस डायरेक्शन में है, तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। क्योंकि वेक्टर ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है तो इसको लिखते हैं ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी। तो ऐसे सभी वेक्टर्स जो एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं उन्हें कहते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर्स, जैसे कि यहाँ पर ए और बी परपेंडिकुलर वेक्टर है। नेक्स्ट नंबर 4 है इक्वल वेक्टर्स। तो क्या होते हैं इक्वल वेक्टर्स? इक्वल वेक्टर्स वो सभी वेक्टर्स होते हैं जो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होता है। अब क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड सेम होता है तो इनकी जो एरो होती है ना उनकी लेंथ बराबर बराबर होती है। क्लियर? तो देख लेते हैं इक्वल वेक्टर्स। मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर है वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी। ठीक उसी तरह से मान लेते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर है वेक्टर ए और एक दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी। तो क्योंकि ए और बी दोनों सिचुएशन में एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक ही डायरेक्शन में है और साथ साथ जो है इनकी जो लेंथ है वो एक दूसरे के बराबर है, तो इसलिए ये वेक्टर कहलाते हैं इक्वल वेक्टर। और कोई दो वेक्टर ए और बी इक्वल हैं तो इसको लिखते हैं वेक्टर ए इक्वल वेक्टर बी। तो नेक्स्ट 5th टाइप ऑफ वेक्टर है 5 ऑपोजिट वेक्टर। तो क्या होता है ऑपोजिट वेक्टर्स? तो ऐसे सभी वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल होता है लेकिन वो डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। तो वो सभी वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड बराबर होगा और वो डायरेक्शन में अपोजिट होंगे उन्हें कहेंगे अपोजिट वेक्टर। अब क्योंकि अपोजिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो इसके लिए ना ऐसे एरो यूज किए जाते हैं जिनकी लेंथ तो बराबर हो। मान लेते हैं ये वेक्टर ए है और ये वाला वेक्टर बी है, इन दोनों की लेंथ बराबर है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है, ये आगे है और ये पीछे है। इसी तरह से मान लेते हैं कि एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है और दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो इन दोनों वेक्टर की लेंथ जो है वो सेम ही है लेकिन बस डायरेक्शन अपोजिट है। तो इस सिचुएशन में वेक्टर ए और वेक्टर बी कहलाते हैं अपोजिट वेक्टर, और अगर ए बी के अपोजिट है तो इसको लिखते हैं ए इक्वल माइनस बी। माइनस साइन शो करता है कि इनकी डायरेक्शन अपोजिट है और इक्वल का साइन ये शो करता है कि इनका मैग्नीट्यूड बराबर है। नेक्स्ट 6 टाइप ऑफ वेक्टर होता है को लीनियर वेक्टर। तो क्या कहते हैं कोलीनियर वेक्टर्स? ऐसे सभी वेक्टर्स जो एक ही लाइन की डायरेक्शन होते हैं, मींस एक ही लाइन में होते हैं, उन्हें कहते हैं कोलीनियर वेक्टर्स। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर है वेक्टर ए और एक दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, और इसी तरह से हम और भी बहुत सारे वेक्टर्स ले सकते हैं जैसे वेक्टर सी। तो ये सारे के सारे वेक्टर्स एक ही लाइन की डायरेक्शन में हैं, तो इन सबको कहते हैं कोलीनियर वेक्टर्स। वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी सब कोलीनियर है क्योंकि एक ही लाइन में है, लेकिन जरूरी नहीं कि उनका मैग्नीट्यूड भी बराबर हो, बस एक लाइन में होना काफी है। ऐसे सभी वेक्टर्स जो एक लाइन में होते हैं उन्हें कहते हैं कोलीनियर वेक्टर्स। क्लियर? तो टोटल 6 टाइप ऑफ वेक्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद 7 डिस्कस करते हैं। सेवन टाइप ऑफ वेक्टर होता है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर तो किन्हें कहते हैं को इनिशियल वेक्टर्स? तो को इनिशियल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो एक ही पॉइंट से शुरू होते हैं, मींस एक ही पॉइंट से स्टार्ट होता है, उनकी जो टेल होती है ना वो एक ही पॉइंट पर होती है।
तो ऐसे सभी वेक्टर्स जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं उन्हें कहते हैं को इनिशियल वेक्टर। जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक वेक्टर है, वेक्टर ए, इसकी टेल से ही एक और वेक्टर शुरू हो रहा है, वेक्टर बी, और इसकी टेल से ही एक और वेक्टर शुरू हो रहा है, वेक्टर सी, और यहाँ से हम कितने भी वेक्टर शुरू कर सकते हैं। तो वो सभी वेक्टर्स जो एक ही पॉइंट से शुरू होते हैं उन सबको कहते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। तो ये सारे के सारे वेक्टर्स ए बी सी डी को इनिशियल वेक्टर है। नेक्स्ट नंबर 8 टाइप ऑफ वेक्टर होता है कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स तो किन्हें कहते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स? कोप्लेनर वेक्टर्स वो सभी वेक्टर्स होते हैं जो एक ही प्लेन में होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं ये बोर्ड जो है एक प्लेन है, तो वो सभी वेक्टर्स जो इस प्लेन के अंदर अंदर होंगे उन्हें कहेंगे कोप्लेनर वेक्टर। जैसे कि एक वेक्टर हम ऐसे बना सकते हैं, एक इस तरह से बना सकते हैं, और हम किसी भी डायरेक्शन में इस बोर्ड के प्लेन पर कोई वेक्टर बनाएंगे तो वो सभी वेक्टर्स कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे। लेकिन अगर हम कोई भी वेक्टर इस प्लेन से बाहर निकाल दें, जैसे कि ये प्लेन है, अगर हम इसको थोड़ा बाहर निकाल दें इस टाइप से बाहर को, या पीछे की तरफ को बाहर निकाल दें, तो वो वेक्टर होगा नॉन कोप्लेनर वेक्टर, मतलब जो इस प्लेन के बाहर होगा। ठीक है, तो क्योंकि कोप्लेनर वेक्टर एक ही प्लेन में होते हैं तो इनको जो है एक ही प्लेन में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि बोर्ड एक प्लेन है, तो जैसे कि अगर हम इसमें जितने भी वेक्टर्स बनाएंगे ये सारे के सारे वेक्टर्स कोप्लेनर होंगे। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी, ये सभी वेक्टर्स कोप्लेनर वेक्टर हैं। ठीक है, नेक्स्ट 9 टाइप ऑफ वेक्टर होता है नल वेक्टर, या इसको कहते हैं जीरो वेक्टर। तो क्या होता है नल वेक्टर? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है उसे कहते हैं नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। अब क्योंकि नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है तो इसलिए ये कोई वेक्टर ही नहीं होगा, बस ये एक पॉइंट होगा। इसके एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट किसी एक पॉइंट से चलना शुरू करती है और किसी दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाती है। एक पॉइंट ए से चलकर एक पॉइंट बी तक पहुंच जाती है, ये इसका इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। किन्हीं दो पॉइंट के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। मान लेते हैं इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 5 मीटर, तो इस ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 5 मीटर है। अब ये ऑब्जेक्ट जो ना पहले ए से बी तक जाती है, फिर बी से वापस ए तक आ जाती है, तो इनिशियल पॉइंट भी ए है और फाइनल पॉइंट भी ए है, तो ए टू ए की जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी? जीरो। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट से चलना शुरू कर रही है उसी पॉइंट पर वापस लौट आए तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो जीरो होता है। और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है उसे कहते हैं नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। तो अगर हमारे पास कोई नल वेक्टर है या जीरो वेक्टर है तो इस वेक्टर को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं जीरो और इसके ऊपर वेक्टर का साइन लगा देते हैं, इसे पढ़ते हैं वेक्टर जीरो। ये एक नल वेक्टर है, ये इसे हम जीरो वेक्टर कह सकते हैं क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड जीरो है तो इसके लिए हम एरो नहीं लगाएंगे। ये जो ना बस एक पॉइंट होगा, पॉइंट टू पॉइंट होगा। क्लियर? नेक्स्ट 10 टाइप ऑफ वेक्टर है यूनिट वेक्टर। तो क्या होता है यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है। अगर हमारे पास कोई ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो तो उसे कहते हैं यूनिट वेक्टर। और अगर कोई वेक्टर ए है और इसका मैग्नीट्यूड 1 है, मोड ऑफ वेक्टर ए इक्वल 1 है, तो इस सिचुएशन में जो वेक्टर ए है ना, वेक्टर ए इज नोन एज यूनिट वेक्टर। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 से ज्यादा है तो उस वेक्टर से हम उसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। किस तरह से देख लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर है, इसको मान लेते हैं वेक्टर ए और इसका अपना एक मैग्नीट्यूड है 5, मतलब ये 5 यूनिट लेंथ का है, या 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं इसकी जो लेंथ है 5 सेंटीमीटर है। तो अगर हम इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड कर दें, जैसे कि ये वेक्टर ए है, इसकी जितनी भी लेंथ है इसकी इस लेंथ को इसके मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड कर दें तो उस सिचुएशन में कैंसिल होकर कितना आ जाएगा? 1। तो जब हम किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड कर देते हैं तो उस सिचुएशन में वैल्यू आती है 1। जितना बड़ा वेक्टर होता है अगर उसकी लेंथ के बराबर उसके मैग्नीट्यूड से उसको हम डिवाइड कर दें तो वैल्यू आएगी 1। तो इस सिचुएशन में इस वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। अगर कोई वेक्टर ए है तो इसका जो यूनिट वेक्टर होता है उसको डिनोट करते हैं ए कैप से, या इसको जो ना एन कैप से भी डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल एन कैप या ए कैप। और ये एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1।
मतलब हम किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड कर दें तो वैल्यू आएगी 1 यूनिट, और एक ऐसा वेक्टर जिसकी वैल्यू 1 यूनिट होती है उसे कहते हैं यूनिट वेक्टर। तो हर एक वेक्टर में एक यूनिट वेक्टर होता है। जैसे कि मान लेते हैं इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो अगर हम इसको इक्वल 5 पार्ट में डिवाइड कर दें तो इसका जो एक पार्ट होगा, वन पार्ट, वो 1 यूनिट लेंथ का होगा, तो उसको हम कहेंगे यूनिट वेक्टर। मतलब वेक्टर चाहे कितना भी लंबा हो, कितना भी लॉन्ग हो, उस वेक्टर की जो 1 यूनिट मैग्नीट्यूड होता है, उस वेक्टर का जो 1 यूनिट मैग्नीट्यूड होता है उसको कहते हैं यूनिट वेक्टर। मतलब हर एक वेक्टर का अपना एक यूनिट वेक्टर होता है, और उस यूनिट वेक्टर को फाइंड करने के लिए उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड कर देते हैं। क्लियर? तो ये तो एक सिंपल यूनिट वेक्टर है। मान लेते हैं कि ये जो है हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस की भी अपनी एक लेंथ होती है, ये होता है ओरिजिन। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस जितनी लंबी है, अगर हम उसको उसके मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड कर दें तो वैल्यू आएगी 1 यूनिट, और 1 यूनिट जो है एक ऐसा वेक्टर होता है जो जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1 यूनिट। क्लियर? और अगर बात करें कोऑर्डिनेट एक्सिस की, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होते हैं उसमें एक्स अक्ष की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को डिनोट करते हैं आई कैप से, और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को डिनोट करते हैं जे कैप से। आई कैप एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, जबकि जे कैप वाई एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। और अगर हम 3 डायमेंशन में चले जाएं, एक और एक्सिस ले लें जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है के कैप, क्योंकि आई कैप, जे कैप और के कैप तीनों एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। और यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो इन आई जे के और आई जे और के तीनों का मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो हम इसको लिखते हैं मोड ऑफ वेक्टर आई, मोड ऑफ वेक्टर जे और मोड ऑफ वेक्टर के, क्योंकि ये तीनों की तीनों यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। तो क्योंकि तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो तीनों के मैग्नीट्यूड एक दूसरे के भी बराबर होंगे और 1 के भी बराबर होंगे। क्लियर? तो एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होते हैं उन्हें आई कैप, जे कैप और के कैप से नोट करते हैं, और क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है तो इनका मैग्नीट्यूड होता है 1 यूनिट। क्लियर? नेक्स्ट, इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर है 11, वो है पोजीशन वेक्टर। तो किसे कहते हैं? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो ओरिजिन से किसी पॉइंट की पोजीशन बताता है। मान लेते हैं ये है कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पर एक पॉइंट है, और ये है ओरिजिन। तो अगर हम इस पॉइंट को इस ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन से मिला दें तो ये लाइन जो है ना, इस पॉइंट की पोजीशन बता रही है कि ये पॉइंट कितनी डिस्टेंस पर है। तो इस लाइन को कहते हैं पोजीशन वेक्टर। जो पोजीशन वेक्टर होता है उसको डिनोट करते हैं वेक्टर आर से, वेक्टर आर से। ठीक है? और अगर हम इस पोजीशन वेक्टर से यहाँ नीचे जो है इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें और वाई एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, तो इस पॉइंट की एक्स एक्सिस पर जो डिस्टेंस है ये है, मान लेते हैं एक्स, और इस पॉइंट की वाई एक्सिस पर जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं वाई। एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होते हैं आई कैप और जे कैप। तो ये जो वेक्टर आर है ना, ये इन दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, एक्स कंपोनेंट से और वाई कंपोनेंट से, जिनकी डायरेक्शन आई कैप और जे कैप है। तो हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर आर इक्वल एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। एक्स और वाई इसके, एक्स और वाई जो है ना, एक्स और वाई वो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, और आई कैप और जे कैप हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की डायरेक्शन को शो करते हैं। ठीक है? तो ये तो 2 डायमेंशन में है। अगर मान लो कि हमारे पास जो है इस तरह से 3 डायमेंशन हैं, और एक वेक्टर है ए जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स, वाई, जेड। तो इस वेक्टर का अगर हम पोजीशन वेक्टर राइट करेंगे तो इसका पोजीशन वेक्टर होगा वेक्टर आर इक्वल एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। और ये जो पोजीशन वेक्टर होता है ना, ये डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। क्लियर? नेक्स्ट, तो अगर हमारे पास 3 डायमेंशन में कोई वेक्टर है जिसके कोऑर्डिनेट है, फाइनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होता है आर, उसको हम लिख सकते हैं आर इक्वल एक्स आई के
प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। यहाँ पर एक्स वाई और जेड जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में इसके कंपोनेंट है, जबकि आई जे के इसकी डायरेक्शन को बताते हैं कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में कितना है और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में कितना है। तो इस पोजीशन वेक्टर में जो ये एक्स वाई और जेड होते हैं, एक्स वाई और जेड, इनको कहते हैं स्केलर कंपोनेंट्स। ये कहलाते हैं स्केलर कंपोनेंट्स। और ये जो एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप, इनको कहते हैं वेक्टर कंपोनेंट्स। ये कहलाते हैं वेक्टर कंपोनेंट्स। क्लियर। और ये जो आर है ये है पोजीशन वेक्टर जो डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। इसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है 12 वेलोसिटी वेक्टर। तो वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है? वेलोसिटी वेक्टर को v से डिनोट करते हैं, वेक्टर v, और v इक्वल होता है डी आर अपॉन डी टी। यहां पर r जो है डिस्प्लेसमेंट को शो करता है, तो v इक्वल क्या हो जाएगा? v इक्वल हो जाएगा डी आर में r की वैल्यू क्या है? एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप। तो d अपॉन डी टी को तो ऐसे ही राइट कर लेंगे, d अपॉन डी टी। जहां पर r है वहां पर राइट करेंगे एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप। तो ये हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो वेक्टर v इक्वल हो जाएगा d अपॉन डी टी एक्स आई कैप। तो dx को इसके साथ राइट कर लेंगे अपॉन dt इंटू आई कैप प्लस y क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा d अपॉन dt इंटू वाई, मीन्स dy अपॉन dt j कैप प्लस फाइनली जाएगा dz अपॉन dt k कैप। जिस तरह से dr अपॉन dt v होता है, तो उसी तरह से dx अपॉन dt होता है vx। तो हम इसको राइट कर सकते हैं dx अपॉन dt, जैसे dr अपॉन dt v है तो dx अपॉन dt होता है vx। तो इसको हम राइट कर सकते हैं vx, वेक्टर vx। नेक्स्ट फिर हम आगे राइट कर सकते हैं वेक्टर vy, vx आई कैप vy j कैप प्लस vz k कैप। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी वेक्टर। इसी तरह से आगे हम राइट कर सकते हैं नंबर 13 एक्सेलरेशन वेक्टर। एक्सेलरेशन वेक्टर, तो अगर बात करें एक्सेलरेशन वेक्टर की, तो एक्सेलरेशन वेक्टर में एक्सेलरेशन को शो करते हैं ए से, और ए इक्वल क्या होता है? डी वेक्टर वी अपॉन डी टी। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है जो कि हम चैप्टर 3 में डिस्कस कर चुके हैं। तो वेक्टर ए इक्वल क्या हो जाएगा? डी वी अपॉन डी टी। तो डी अपॉन डी टी को तो ऐसे राइट करेंगे। अगर बात करें वी की, तो वी क्या है? वी एक्स आई के वी वाई जे के वी जेड के। तो यहाँ पर राइट करेंगे वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के प्लस वी जेड के कैप। नेक्स्ट, तो वेक्टर ए इक्वल हो जाएगा डी अपॉन डी टी वी एक्स, मीन्स हो जाएगा डी वी एक्स अपॉन डी टी, साथ में आएगा आई कैप प्लस डी अपॉन डी टी वाई वी वाई। तो ये हो जाएगा डी वी वाई अपॉन डी टी इंटू में आएगा जे कैप प्लस डी वी जेड अपॉन डी टी इंटू में क्या आएगा? के कैप। जिस तरह से डी वी अपॉन डी टी होता है ए, तो उसी तरह से डी वी एक्स अपॉन डी टी होगा ए एक्स। तो यहां पर हम राइट करते हैं वेक्टर ए इक्वल ए एक्स आई कैप प्लस डी वी वाई अपॉन डी टी को राइट कर सकते हैं ए वाई जे कैप, और डी वी जेड अपॉन डी टी को राइट कर सकते हैं ए जेड के कैप। तो एक्सेलरेशन वेक्टर ए का फॉर्मूला हो जाएगा ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। तो ये टोटल टाइप्स ऑफ वेक्टर हैं। वेक्टर टोटल और भी इससे ज्यादा टाइप से हो सकते हैं, जिसमें हमने 13 टाइप के वेक्टर डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है
रिजॉल्विंग ऑफ ए वेक्टर। तो रिजॉल्विंग ऑफ ए वेक्टर का मीनिंग क्या होता है? रिजॉल्विंग ऑफ ए वेक्टर का मीनिंग होता है किसी वेक्टर को रिजॉल्व करना उन कंपोनेंट्स में जिससे वो मिलकर बना। ट्राइंगल लो या पैरेललोग्राम लो से हम किन्हीं दो वेक्टर्स को कंबाइन करके एक सिंगल वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक वेक्टर एक से ज्यादा वेक्टर से कंबाइन होकर बना हो सकता है। तो हम हर एक वेक्टर को एक से ज्यादा वेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। किसी एक वेक्टर को एक से ज्यादा वेक्टर में डिवाइड करना कहलाता है रिजॉल्विंग ऑफ ए वेक्टर। क्लियर? तो मान लेते हैं हमारे पास कोई एक वेक्टर है, मान लेते हैं कि ये है वेक्टर ए, और इसको हमें रिजोल्व करना है दो अलग अलग वेक्टर्स में। तो इसके लिए हम ऐसा करेंगे, दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। क्लियर? ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। मान लेते हैं कि जो वेक्टर ए है ये एक्स एक्सिस से एक एंगल बना रहा है थीटा, और अगर हम यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें और फिर यहाँ पर भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है थीटा, क्योंकि ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो यहाँ पर अगर थीटा बनेगा यहाँ पर भी थीटा बनेगा। इन्हें कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। मान लेते हैं ये है पॉइंट O, ये है A, ये है B और ये है C, और हमें इस वेक्टर A को दो अलग अलग वेक्टर में रिजोल्व करना है, डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे? उसके लिए हम पहले ट्राइंगल लेंगे OAB, ट्राइंगल OAB। तो ट्राइंगल OAB में अगर हम यूज करेंगे cos थीटा, तो cos थीटा इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये एंगल थीटा है, थीटा के सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो इसका जो बेस है वो क्या है? OA, हाइपोटेन्यूज क्या है? OB। तो अगर हम यहाँ से OA की वैल्यू फाइंड करेंगे तो OB जाएगा मल्टीप्लाई में, तो OA इक्वल हो जाएगा OB cos थीटा। तो इसमें जो OB है, OB क्या है? वेक्टर A। तो यहाँ पर राइट करेंगे वेक्टर A और साथ में क्या? cos थीटा। जबकि जो OA है ना वो वेक्टर A का एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कंपोनेंट है, जिसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या पैरेलल कंपोनेंट, क्योंकि ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है और ये ए का कंपोनेंट है। तो इसको राइट करते हैं वेक्टर ए एक्स, और ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल और पैरेलल कंपोनेंट। तो इस हॉरिजॉन्टल या पैरेलल कंपोनेंट में जो ये एक्स है ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को बताता है, और थीटा ये बताता है कि इस वेक्टर ने एक्सिस से कितना एंगल बनाया है। तो थीटा जो है ना ये इस वेक्टर की एक्स एक्सिस से डायरेक्शन बताता है कि एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर और किस डायरेक्शन में है। और डायरेक्शन को शो करने के लिए हम एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप का यूज भी कर सकते हैं। तो इसको जो है ना इस तरह से लिखा जा सकता है, वेक्टर ए एक्स इक्वल ए आई कैप, मतलब वेक्टर ए का एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कंपोनेंट। ठीक है? ठीक उसी तरह से जैसे कि हमने यहाँ पर ट्राइंगल यूज किया है OAB, तो इसी तरह से हम ट्राइंगल यूज कर सकते हैं OCB। तो ट्राइंगल OCB ले लेते हैं, ट्राइंगल OCB। तो ट्राइंगल OCB में हम यूज करेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो OCB में थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर जो कि है OC, और हाइपोटेन्यूज क्या है? OB। तो ये जाएगा OC अपॉन OB। साइन थीटा, अगर हम यहाँ से OC की वैल्यू फाइंड करेंगे तो OB कहाँ जाएगा? साइन थीटा की मल्टीप्लाई में, तो OC इक्वल हो जाएगा OB साइन थीटा। OB जो है वो क्या है? A, तो OB के प्लेस पर तो A ही रहेगा, वेक्टर A साइन थीटा। अब रही बात AC की, OC की, तो OC क्या है? OC जो है इस वेक्टर का कंपोनेंट है y एक्सिस की डायरेक्शन में, ये है OC। तो क्योंकि ये y एक्सिस की डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट है तो इसको नोट करते हैं A वेक्टर y से, वेक्टर A y से। और क्योंकि y एक्सिस जो है x एक्सिस से परपेंडिकुलर होती है तो इसको कहते हैं परपेंडिकुलर और वर्टिकल कंपोनेंट। परपेंडिकुलर और वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये परपेंडिकुलर और वर्टिकल कंपोनेंट है। अब क्योंकि ये वर्टिकल कंपोनेंट y एक्सिस की डायरेक्शन में है जिसके लिए हमने एंगल यूज किया थीटा, तो y एक्सिस की डायरेक्शन शो करने के लिए यहां पर हम इसको वेक्टर a डॉट जे के भी लिख सकते हैं, वेक्टर a डॉट जे के। क्लियर? जैसे हम ax को राइट कर सकते हैं वेक्टर a आई के, तो इसी तरह से हम a y को राइट कर सकते हैं वेक्टर a जे के। क्लियर? इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट।
और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब अगर हम ऐसा करें कि इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2 को स्क्वायर करके ऐड कर दें, इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर, तो क्या होता है जब दो इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो उनकी लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में ऐड करते हैं, राइट को राइट साइड में, लेकिन शर्त यह है कि स्क्वायर करके ऐड करना है। तो इसकी लेफ्ट साइड है एक्स, तो ये जाएगा एक्स का होल स्क्वायर, और इसकी जो राइट साइड लेफ्ट साइड है वो है ए वाई, तो ये जाएगा ए वाई का होल स्क्वायर। इसी तरह से प्लस राइट को राइट में ऐड करेंगे तो ये जाएगा ए कोस थीटा, वेक्टर ए कोस थीटा का होल स्क्वायर, जबकि इसकी राइट साइड हो जाएगी ए साइन थीटा, तो ये जाएगा वेक्टर ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इनका स्क्वायर कर लेते हैं। तो अगर कोई वेक्टर ए है तो वेक्टर ए का होल स्क्वायर होता है मोड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर, या इसको हम ए स्क्वायर भी राइट कर सकते हैं सिंपल। तो अगर किसी वेक्टर का स्क्वायर है तो उसको हम राइट कर सकते हैं मोड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर या सिर्फ ए स्क्वायर। तो यहाँ पर है मोड ऑफ वेक्टर एक्स का, सॉरी वेक्टर एक्स का होल स्क्वायर, तो इसको हम राइट कर सकते हैं ए एक्स स्क्वायर, क्योंकि अगर किसी वेक्टर का स्क्वायर है तो उसको हम राइट कर सकते हैं ए स्क्वायर वेक्टर साइन को हटाकर। तो इसी तरह से वेक्टर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स, और वेक्टर ए वाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर वाई। इसी तरह से वेक्टर ए का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, और क्योंकि साथ में कोस थीटा भी है तो कोस स्क्वायर थीटा, प्लस यहां पर वेक्टर ए साइन थीटा का और स्क्वायर है तो ये जाएगा वेक्टर ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि वेक्टर ए का स्क्वायर है तो ये जाएगा ए स्क्वायर और साथ में साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल, इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहां पर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई, ए स्क्वायर इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहां से अगर हम ए की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसके ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए इक्वल ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई। ए स्क्वायर को हम राइट कर सकते हैं मोड ऑफ ए स्क्वायर, तो ए को हम राइट कर सकते हैं मोड ऑफ ए, और मोड ऑफ ए क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई। तो ये जो ना, अगर हम किसी वेक्टर को एक्स और वाई एक्सिस दो अलग अलग डायरेक्शन में रिजोल्व करते हैं तो उस सिचुएशन में उस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई। अगर हम किसी वेक्टर ए को तीसरी एक्सिस जेड एक्सिस के डायरेक्शन में भी रिजोल्व कर दें तो उस सिचुएशन में इन 3 डायमेंशंस, इन 3D, 3D मींस तीन अलग अलग डायमेंशंस एक्स वाई और जेड तीनों में रिजोल्व करना है, तो 3D में यही फॉर्मूला हो जाएगा मोड ऑफ वेक्टर ए इक्वल ए स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर जेड। तो अगर हमें किसी वेक्टर ए, अगर हमारे पास कोई वेक्टर ए है, कोई वेक्टर है वेक्टर ए इक्वल ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ये होता है, ये होता है मैग्नीट्यूड। क्लियर? ठीक उसी तरह से अगर हमें इस वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करनी हो तो क्या करेंगे, तो वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम थीटा फाइंड करेंगे, थीटा, ठीक है। अब हमें डायरेक्शन फाइंड करनी है तो देख लेते हैं डायरेक्शन क्या होगी। तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, क्योंकि जब हम किसी वेक्टर ए को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आता है ए एक्स, वेक्टर ए एक्स इक्वल वेक्टर ए कोस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट आता है वेक्टर ए वाई इक्वल वेक्टर ए साइन थीटा। तो हमने इसको तो मान लिया था इक्वेशन फर्स्ट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को, और जो हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट था
वर्टिकल कंपोनेंट क्या था, वेक्टर ए वाई, जो कि क्या था, वेक्टर ए साइन थीटा। इसको हमने मान लिया था इक्वेशन 2। अब हमें फाइंड करनी है वेक्टर की डायरेक्शन। तो डायरेक्शन का मतलब होता है ये फाइंड करना है कि वो एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर है। अगर हमें ये पता चल जाए ना एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर है तो उसकी डायरेक्शन इजीली पता चल जाएगी। तो इसके लिए हम एंगल फाइंड करेंगे। तो एंगल फाइंड करने के लिए देख लेते हैं क्या कर लेते हैं। एंगल फाइंड करने के लिए हम ऐसा करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे, या इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर लेते हैं इक्वेशन 1 से। तो हम 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हम लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से डिवाइड करेंगे, राइट को राइट से डिवाइड करेंगे। इसकी लेफ्ट साइड क्या है, वेक्टर ए वाई, वेक्टर ए वाई, और इसकी लेफ्ट साइड क्या है, वेक्टर एक्स, वेक्टर एक्स। इसी तरह से इसकी राइट क्या है, वेक्टर ए साइन थीटा, इसकी लेफ्ट है, इसकी राइट है वेक्टर ए कोस थीटा। तो वेक्टर ए साइन थीटा को डिवाइड करेंगे वेक्टर ए कोस थीटा से। तो ए से क्या हो जाएगा, कैंसिल, ए बाई ए एक्स कैंसिल नहीं हो पाएंगे, साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन। तो वेक्टर ए वाई अपॉन वेक्टर ए एक्स इक्वल हो जाएगा साइन अपॉन कोस, और साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन थीटा। यहां से अगर हम थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो टेन इधर आकर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स। तो थीटा इक्वल हो जाएगा टेन इनवर्स वेक्टर ए वाई अपॉन वेक्टर ए एक्स। तो अगर हमें किसी वेक्टर ए की जो कि एक्स एक्सिस से एक एंगल बना रहा है थीटा, डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम एंगल फाइंड करेंगे थीटा, जिसके लिए फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टेन इनवर्स ए एक्स, सॉरी ए वाई अपॉन ए एक्स। यहां पर ए एक्स और ए वाई जो है वेक्टर के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट है। क्लियर। मतलब हम हर एक वेक्टर को दो अलग अलग कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ वेक्टर ए को दो अलग अलग वेक्टर में रिजोल्व किया है, दो अलग अलग कंपोनेंट्स में। तो इसी तरह से हम डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन हर एक वेक्टर को दो अलग अलग कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकते हैं। जैसे कि ये वेक्टर ए था, तो इसी तरह से मान लेते हैं कि हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है u, u होती है इनिशियल वेलोसिटी, और ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर है। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होगा ux इक्वल हो जाएगा u cos थीटा, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो होगा uy, और ये होगा u sin थीटा। ठीक उसी तरह से अगर हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी है v, जो एक्सिस से एक एंगल बना रही है थीटा, तो इसको भी हम दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकते हैं, जिनमें से vx होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा v sin थीटा, सॉरी v cos थीटा, और vy, वेक्टर vy होगा वर्टिकल कंपोनेंट जिसको हम राइट करेंगे वेक्टर v sin थीटा। तो इस तरह से हम किसी एक वेक्टर को एक से ज्यादा वेक्टर में मींस टू वेक्टर्स में, तो इस तरह से हम एक से ज्यादा वेक्टर्स को एक से ज्यादा वेक्टर्स में मींस टू वेक्टर्स में रिजोल्व कर सकते हैं, जिनमें से एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दूसरा होता है वर्टिकल कंपोनेंट। इसको पैरेलल और इसको जो है परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी कहते हैं। क्लियर। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में किसी भी टॉपिक में कोई कंफ्यूजन रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।